हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का 6th लेक्चर शुरू करेंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने हेक्सागोनल यूनिट सेल और क्लोज पैकिंग के बारे में बातचीत की थी। इस लेक्चर में हम लोग जो है ना, यानी लेक्चर नंबर 6 में आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, अब तक 5 लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा वो एटॉमिक क्रिस्टल्स था, जिसमें हम एटम्स के अरेंजमेंट की बात करते थे। अब ये आप कह सकते हैं कि ये सेकंड हाफ है सॉलिड स्टेट का, जहां पर हम लोग आयनिक क्रिस्टल्स की बात करेंगे, कैटायंस एनायंस के अरेंजमेंट की बात करेंगे। और आपको पता होगा कि कैटायंस आमतौर पे छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल इन साइज। ठीक है, स्मॉल इन साइज। होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए एटम का साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कैटायन छोटे हो जाते हैं थोड़े से। एनायन में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या रिपल्शन होने लगता है, जिनसे उनका साइज थोड़ा सा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो एनायंस आर जनरली लार्जर इन साइज। ठीक है ना, लार्जर इन साइज। अब ध्यान दीजिएगा, तो आयनिक क्रिस्टल्स में अरेंजमेंट जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या आयनिक क्रिस्टल्स में जितने एनायन हैं वो रेगुलर पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। रेगुलर पोजीशन, रेगुलर पोजीशन से क्या मतलब है मेरा? रेगुलर पोजीशन से मतलब है कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स, बस, और कुछ नहीं। एज सेंटर्स, बॉडी सेंटर्स, ठीक है, और तमाम और भी कोई जगह जो है वो सब रेगुलर पोजीशन में नहीं आती। तो एनायंस हमेशा कहां पाए जाएंगे? रेगुलर पोजीशंस में। ठीक है, कॉर्नर्स पे और कहां पे? फेस सेंटर्स पे। ठीक है, कैटायन कहां पाए जाएंगे? कैटायन इन कॉर्नर और फेस सेंटर्स पे एनायंस को अरेंज करने के बाद जो छोटी मोटी खाली जगह थोड़ी बहुत रह जाएगी, उन खाली जगह में एनायंस कैटायंस पाए जाएंगे। इन खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइड्स कहते हैं। ठीक है ना, वॉइड्स कहते हैं। तो अगर आपको आयनिक क्रिस्टल्स को अच्छे से समझना है, ठीक है, ये टॉपिक तो है आयनिक क्रिस्टल ही। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल्स, अगर आपको आयनिक क्रिस्टल्स को अच्छे से समझना है तो इसका मतलब सबसे पहले आपको वॉइड समझना होगा, क्योंकि हम लोग कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं, है ना, बॉडी किसमें, एटॉमिक क्रिस्टल्स में काफी पढ़ाई कर चुके हैं। अब हमें वॉइड्स को समझना होगा। तो वॉइड्स की जहां तक बात है, वॉइड्स कितने तरह के होते हैं समझे जाएं। जो वॉइड्स होते हैं वो मेनली कई तरह के वॉइड्स हो सकते हैं। वन डायमेंशनल वॉइड, ठीक है, वन डायमेंशनल वॉइड में लीनियर वॉइड आ जाता है। टू डायमेंशनल वॉइड भी होते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल वॉइड्स होते हैं जिसमें है ना ट्रायंगुलर वॉइड आ जाएगा, ट्रायंगुलर वॉइड आ जाएगा। और लास्टली थ्री डायमेंशनल वॉइड होते हैं, 3D वॉइड्स होते हैं, जिसमें है ना जो चीजें आती हैं वो है ना टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और है ना क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, क्यूबिकल वॉइड्स आ जाते हैं। तो बेसिकली इन 5 तरह के वॉइड्स को हमको पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि मेनली 3 डायमेंशनल वॉइड ही आपके है ना क्वेश्चंस में काम आएंगे और कोर्स में है। ठीक है, लेकिन बात चलती है तो पूरी होनी चाहिए, इसलिए लोग है ना हम लोग पढ़ाना लीनियर वॉइड से ही शुरू करते हैं। ठीक है, या वन डायमेंशनल वॉइड से शुरू करते हैं। तो आइए वॉइड्स की स्टडी हम लोग शुरू करते हैं। वन डायमेंशनल वॉइड, ठीक है, वन डायमेंशनल वॉइड वो वॉइड होते हैं, वन डायमेंशनल वॉइड वो वॉइड होते हैं जो लीनियरली पाए जाते हैं, एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। टू डायमेंशनल वॉइड्स वो होते हैं जो प्लेन्स में पाए जाते हैं, और 3 डायमेंशनल वॉइड्स वो होते हैं जो कई लेयर्स क्या अरेंज करने पे पाए जाते हो। ठीक है, तो पहली चीज क्या? ए, लीनियर वॉइड। ठीक है, वन डायमेंशनल वॉइड एक ही होता ही है ना। कौन सा वॉइड हो जाएगा? वो लीनियर वॉइड हो जाएगा। ठीक है, लीनियर वॉइड कहा जाएगा उसको। अब लीनियर वॉइड होते कैसे हैं? आप एनायंस को रेगुलर पोजीशन पे, एनायंस को ऐसे अरेंज कर दीजिए, ऐसे एनायन एनायन एनायन, ऐसे आपने एनायंस को अरेंज कर दिया, और इसके बीच में ये जो खाली जगह बचती है, इसके अंदर ये जो खाली जगह है जिसमें एक कैटायन फंस सकता है, इस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, लीनियर वॉइड कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग लीनियर वॉइड कहते हैं। तो लीनियर वॉइड जो है उसकी खास बात क्या होती है? लीनियर वॉइड में बस एक ही चीज याद रखिए कि कोई भी चीज अगर लीनियर वॉइड में होगी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कैटायन को 2 एनायन क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा।
अब बात टू डायमेंशनल वॉइड की जाए। टू डायमेंशनल वॉइड जो है वो कैसे होते हैं? टू डायमेंशनल वॉइड एक ही पढ़ना है, कौन सा? ट्राइएंगुलर वॉइड, ठीक है ना? ट्राइएंगुलर वॉइड के बारे में पढ़ना है। यहां पे मैंने हम लोग एक कन्वेंशन फॉलो करेंगे। जो एनायन का रेडियस होगा उसको मैं कैपिटल आर कहूंगा, और जो कैटायन का रेडियस होगा है ना उसको मैं स्मॉल आर कहूंगा, ठीक है? यहां पर मैंने आर बाई आर अभी डिफाइन नहीं किया है, इसको मैं है ना बाद में डिफाइन करूंगा आफ्टरवर्ड्स, ठीक है? आफ्टरवर्ड्स मैं इसको आगे चल के डिफाइन करूंगा कि इसका लीनियर वॉइड का आर बाई आर क्या होगा, ठीक है? बाकी और सारे वॉइड्स के लिए हम लोग आर बाई आर या रेडियस रेशियो डिफाइन करेंगे, ठीक है? अब मान लीजिए ट्रायंगुलर वॉइड हम लोग समझना है, तो जब भी एटम्स प्लेन में अरेंज्ड होते हैं इस तरह से कि उनके सेंटर्स क्या बनाए, एक ट्रायंगल बनाए, तो जो ये बीच की जगह होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। ये बीच की जगह जहां एक कैटायन फंस सकता है, इस जगह को हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड कहा जाता है, ठीक है? ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर वॉइड में किसी भी चीज का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई चीज फंस जाएगी उसे 3 एनायंस क्या करेंगे? टच करेंगे, ठीक है? अब मेजर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस रेशियो क्या होगा। आप देख सकते हैं ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ठीक है? ये भी आर है, आर आर आर, ठीक है? लेकिन आप इसके सेंटर से जब इसको जोड़ेंगे तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? आर प्लस आर। मैं, ठीक है, इसको बहुत ही क्लियरली फिर से बना रहा हूं। ये ऐसा एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं इसको ए कह रहा हूं, बी सी, तो दिस इज ए बी एंड सी, और ये पॉइंट अगर ओ है तो ये पॉइंट हमारा ओ है, ठीक है? ये ऐसे जुड़ा हुआ है। आप इसको परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है? ये दूरी कितनी हो जाएगी? आर प्लस आर। देख रहे हैं आप, छोटा आर कैटायन का और बड़ा आर किसका? एनायन का, ठीक है? तो आर प्लस आर हो गया। ये दूरी कितनी हो गई? आर हो गई, ठीक है? और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों आधा आधा बढ़ गया है, यानी ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? 30 डिग्री हो जाएगा। अगर आप यहां पर इसका cos 30 ले लीजिए, cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा? cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज, ठीक है? बेस इज आर बाई आर प्लस आर, ठीक है? cos 30 डिग्री इज √3/2 इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस आर। रेसिप्रोकल ले लीजिए, आर प्लस आर बाई आर इज इक्वल टू 2/√3, ठीक है? आर बाई आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? आर बाई आर कितना आ जाएगा? 1 प्लस स्मॉल आर बाई आर, स्मॉल आर बाई आर इज इक्वल टू 2/√3। आर बाई आर इज इक्वल टू 2/√3 माइनस 1, आर बाई आर इज इक्वल टू 2/√3/√3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आर बाई आर की जो वैल्यू आएगी वो 0.155 आएगी, ठीक है? तो मैंने क्या सीखा? ट्रायंगुलर वॉइड के लिए, है ना, 2 बातें सीखी। एक, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 3 होता है, और है ना एक ऐसा रेडियस रेशियो जिससे कैटायन फिट बैठ जाए। मैं नहीं कहता कि है ना ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस रेशियो इतना होना चाहिए, ये एक मैथमेटिकल रेशियो है। केमिस्ट्री के हिसाब से रेशियो में थोड़ा सा चेंज आएगा, जिसके बारे में मैं आगे बातचीत करूंगा, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल इतना जानिए, मैथमेटिकल रेडियस रेशियो है। मतलब क्या? एक कैटायन इस वॉइड में फिट हो जाए, है ना, फिट बैठ जाए, उसके लिए कैटायन और एनायन में कितना रेडियस रेशियो होना चाहिए? वे रेडियस रेशियो मैंने निकाला, कितना होना चाहिए? 0.155 होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोगों ने वन डायमेंशनल वॉइड और क्या, है ना, वन डायमेंशनल वॉइड और टू डायमेंशनल वॉइड पढ़ लिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आयनिक क्रिस्टल्स को स्टडी में जो काम आते हैं वॉइड्स, वो है 3 डायमेंशनल वॉइड्स। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। 3 डायमेंशनल वॉइड, 3 डायमेंशनल वॉइड्स, आइए इसको भी पढ़ते हैं। इसमें 3 वॉइड्स पढ़ने हैं। सबसे पहले ए, ठीक है? फर्स्ट चीज क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, हेड्रल वॉइड क्या होता है समझा जाए। आप एक काम करिए, पहले 3, अब ये टॉप व्यू लिख रहा हूं मैं, इसका टॉप व्यू, ऊपर से देखने में टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसा दिखेगा। कैसा? कि 3 स्फीयर आप रख दीजिए जो एक दूसरे के साथ उनके सेंटर्स ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है? और ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर, और इनके ऊपर एक स्फीयर रख दीजिए
ये आपका सेकेंड लेयर हो गया, दिस इज लाइक सेकेंड लेयर। अब जो इनके बीच में जगह बचती है, ठीक है, ये जहां जहां पे इन चारों के लगने के बाद ये जो जगह है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। ये तो टॉप व्यू हुआ। अगर आप इधर से देखेंगे साइड से, तो साइड व्यू क्या हो जाएगा, है ना, इसका साइड व्यू कैसा दिखेगा, साइड व्यू इसका ऐसे दिखना चाहिए क्या, कि दो काले स्फीयर्स ऐसे दिखाई पड़ेंगे, एक काला, दो काला, पीछे एक काला होगा जो कि ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा, पीछे एक काला होगा, ठीक है, और एक जो रेड स्फीयर है, ठीक है ना, वो इसके ऊपर दिखाई पड़ेगा, ठीक है, रेड स्फीयर इसके ऊपर दिखाई पड़ेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब जो इसके अंदर थोड़ी सी एक जगह जो बच गई है, बन गई है, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। व्हाई इसको टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं, देखिए टेट्राहेड्रल केमिस्ट्री में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऐसे 3 पैर नीचे हो और एक एक ऐसे ऊपर हो, इस चीज को हम टेट्राहेड्रल कहते हैं, ठीक है। और ये इससे मैच भी करेगा, कैसे, है ना, मैं बताता हूं कैसे। ये जो रेड है वो रेड स्फीयर के सेंटर को टच करेगा, ये जो ब्लू ब्लैक ब्लैक है ये तीनों ब्लैक के सेंटर्स को टच करेगा, और यहां पे जो छुपा हुई जगह है जो उंगलियों से मेरे छुपी हुई है वो आपकी टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, है ना, हम इनके सेंटर्स को इस सेंटर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये एक सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये पीछे वाले का सेंटर हो गया। अगर आप इनके सेंटर्स को बीच के इस ब्लू स्फीयर के सेंटर यानी टेट्राहेड्रल वॉइड के सेंटर से जोड़ेंगे, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड के अगर आप इसको सेंटर से जोड़ते हैं तो पता चलेगा, अगर एक काम करते हैं, ये जो ब्लू स्फीयर है इसके 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 सेंटर को ये मान लीजिए, ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये रेड स्फीयर को छोटा होने दीजिए, कैसा दिखेगा, अगर रेड स्फीयर छोटा हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा। ये ब्लैक स्फीयर को भी छोटा होने दीजिए, ठीक है, तो ये ब्लैक स्फीयर ऐसा दिखाई पड़ेगा, इस वाले ब्लैक स्फीयर को भी छोटा होने दीजिए, ठीक है, तो ये ब्लैक स्फीयर यहां दिखाई पड़ेगा, और ये जो पीछे ब्लैक स्फीयर है जो ऐसे ऐसे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ऐसे है जो पीछे, इसके पीछे एक ब्लैक स्फीयर है, ठीक है, उसके सेंटर को अगर आपने जोड़ा हुआ है तो उसके सेंटर को भी आप उस ब्लैक स्फीयर को भी छोटा कर दीजिए, तो ऐसा दिखने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कहते हैं, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है, इसलिए इस तरह के वॉइड्स को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, ठीक है। अब मेजर काम क्या बचा, हमें रेडियस रेशियो निकालना है, ठीक है ना, रेडियस रेशियो मुझे निकालना है। आइए रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक चीज तो मैं श्योर हूं, जो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, कि इस ब्लू को कितने लोग टच कर रहे हैं, 4, ठीक है, 3 काले और एक ऊपर से क्या, लाल, ठीक है। तो इतना तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनीथिंग विच इज इन टेट्राहेड्रल वॉइड इज 4, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई भी चीज अगर मौजूद होती है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात रेडियस रेशियो की है, रेडियस रेशियो कैसे निकाला जाए, तो हम देख रहे हैं यहां पे, है ना, लेट्स डू वन थिंग, इस पॉइंट को कहिए ए, इसको कहिए बी सी, ठीक है, और इस वॉइड को कहिए ओ, ठीक है। तो मैं अभी ओ बी और सी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं ओ बी और सी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या है आप देख सकते हैं, बी ये बी और सी के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक आर है, और यहां से यहां तक भी क्या है, आर है, ठीक है। दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि बी और सी के बीच की जो दूरी है वो आर है, और ये भी आर है, 2r है, ठीक है। और ओ आप देख सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी जो है ना, क्या हो जाएगी, यहां तक एनायन है और उसके बाद थोड़ा सा क्या है, कैटायन है, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं ये जो है R प्लस R है और ये R प्लस R है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो B और ये C कह रहा हूं मैं, टेट्राहेड्रल के किसी भी दो साइड के बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, यानी इसके बीच का जो एंगल है ना, वो 109 डिग्री 28 मिनट्स है, यानी ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल
9 डिग्री 28 मिनट्स है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल जो होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट्स डिवाइड बाई 2 होगा। ठीक है ना, जिसको मैं एंगल, इसको डी कह दीजिए इस पॉइंट को, तो मैं एंगल बी ओ डी की बात कर रहा हूं। देखिए एंगल बी ओ सी जो है वो तो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, जो कि किसी भी टेट्राहेड्रल का एंगल होता है। ठीक है, लेकिन एंगल बी ओ डी अगर आप बात करें, ठीक है, तो एंगल बी ओ डी का एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, हमें ये एंगल पता है, ये उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हम साइन ले सकते हैं। अगर मैं लिखूं साइन 109 डिग्री 28 मिनट्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, तो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर बाई आर प्लस आर। ठीक है, अब आप साइन 109 डिग्री 28 मिनट्स डिवाइड बाई 2 अगर रखेंगे तो इसकी सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बाई आर इज इक्वल टू 0.225। ठीक है, 0.225। तो मैंने आज सीखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं, है ना, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है, और उनका रेडियस रेशियो जो है वो 0.225 होता है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल वॉइड्स में हम लोगों ने एक वॉइड पढ़ लिया, कौन सा, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, आइए अगला वॉइड पढ़ते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो नेक्स्ट वॉइड हमें जो पढ़ना है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है, आइए देखते हैं। आप 3 स्फीयर ले लीजिए। ठीक है ना, 3 स्फीयर ऐसे अरेंज कर लीजिए। 3 स्फीयर ऐसे ले लिया मैंने, ये फर्स्ट लेयर है। ठीक है, दिस इज लाइक फर्स्ट लेयर, और 3 स्फीयर ऐसे ले लीजिए, 1 2, ये सेकेंड लेयर है, एंड 3। ठीक है, दिस इज लाइक सेकेंड लेयर, ये सेकेंड लेयर है। अब इसके बीच में ये जो थोड़ी सी जगह बचती है जिसमें कोई चीज फिट बैठ जाए, ठीक है ना, इस थोड़ी सी जगह को हम लोग कौन सा वॉइड कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वॉइड कहा जाता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है। तो मैं एक चीज श्योरिटी से कह सकता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनीथिंग इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू व्हाट, 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कुछ भी होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन अभी भी एक समस्या है कि क्या वजह है कि इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल एक्चुअली होता क्या है, पहले इसको समझा जाए। ऑक्टाहेड्रल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 8 फेसेस होते हैं। ठीक है, 8 फेसेस होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे, है ना, मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं ऑक्टाहेड्रल किसे कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल एक्चुअली ऐसा होता है, 4, एक स्क्वायर जो है उसके सेंटर से आप पिरामिड ड्रॉ करिए। ठीक है, एक पिरामिड ड्रॉ करिए। ठीक है, तो एक स्क्वायर पे, एक स्क्वायर है ऐसे और ऐसे, एक क्या करिए, है ना, पिरामिड ड्रॉ करिए जिसका बेस क्या हो, स्क्वायर हो, और फिर वैसा ही रिफ्लेक्शन पिरामिड का उल्टा भी कर दीजिए, 2 और 2 ऐसे नीचे उल्टा। ठीक है, ऐसे कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं इसके कितने फेसेस होंगे, 8। ठीक है, 1 2 3 4, और फिर नीचे 5 6 7 8। ठीक है, 8 फेसेस होंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ठीक है, तो इसको ये जो ऑक्टाहेड्रल है इसको देखकर लगता नहीं कि ये कहीं से भी ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है ना, इसको समझना होगा कि ऑक्टाहेड्रल कैसे है। ठीक है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल कैसे है। ठीक है, मान लीजिए ना कि, मान लीजिए कि ये 2 काले एक काला ऐसे है। ठीक है, 2 काले स्फीयर्स हैं, ये फर्स्ट लेयर, और एक उनके पीछे काला स्फीयर है। आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, 2 काला स्फीयर, एक काला स्फीयर पीछे, इसके ऊपर एक लाल और 2 लाल पीछे। ठीक है,
तो दो काला, उसके पीछे एक काला, एक लाल, उसके पीछे दो लाल, ठीक है। ऊपर अब देखिए, नीचे दो काला, उसके पीछे काला, आगे एक लाल, पीछे दो लाल, ऊपर के दो लाल और नीचे के दो काले को जोड़ दीजिए, ऐसे समझिएगा। एक एक काला, दो काला, इसके सेंटर से मान लो, कॉर्नर से मान लो। एक काला कहां है? पीछे है, ठीक है ना, पीछे है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक पेपर ले लिया ताकि आपको समझ में आए, स्क्वायर मान लीजिए इसको। एक काला, दो काला, एक काला पीछे है, ठीक है। एक लाल, दो लाल, एक लाल कहां है? आगे है। तो दो काला और दो लाल एक स्क्वायर पे आ गए, ठीक है। जरूरी नहीं कि स्क्वायर ऐसा ही हो जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि प्लेन पे ही हो, है ना। अभी अभी हमारा स्क्वायर ऐसे है, यहां क्या है? काला, यहां काला, यहां लाल, यहां लाल, यहां क्या है? लाल, और पीछे क्या है? काला। इसको उठा दीजिए, ऐसे ऐसे उठाइए जैसे कि सब कुछ साथ में ऐसे उठ रहा हो, ठीक है। तो ये जो पीछे काला था ये इसके साथ ऐसे आ जाएगा, और ये जो आगे लाल था ये इसके साथ क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। यानी अरेंजमेंट कैसा दिखेगा? यहां क्या है? काला, यहां क्या है? लाल, ऊपर क्या है? लाल, नीचे क्या है? काला। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट आ गया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखेगा। आगे क्या था? काला, काला, ठीक है। आगे क्या थे? यहाँ पे दोनों काले थे और यहां दोनों लाल थे, यानी पीछे जो है दो लाल हो जाएंगे, ऐसे रेड रेड। ये पूरा मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये चारों एक दूसरे को टच भी करते हैं, ठीक है। और इसके ठीक नीचे, नीचे, हाँ नीचे एक ब्लैक स्फीयर आ गया था, ठीक है। और इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर यहां पर एक क्या आ जाएगा? रेड स्फीयर आ जाएगा, ठीक है। रेड स्फीयर आ जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे, है ना, ये जो है ये इसके साथ, ये इसके साथ एक फेस बना रहा है, ये इसके साथ और ये इसके साथ एक फेस बना रहा है। ऊपर चार फेसेस बन गए, नीचे भी चार फेसेस बन जाएंगे, चार फेसेस बन जाएंगे। ये जो बीच की जगह होगी दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, बिल्कुल ये ऑक्टाहेड्रल ही बन रहा है क्योंकि, है ना, दो लाल दो काले और ऊपर वाला लाल मिलके एक पिरामिड बना रहे हैं, है ना। और दो लाल और दो काले और नीचे वाला काला मिलकर एक नीचे पिरामिड बना रहे हैं। नीचे चार फेसेस हैं, ऊपर चार फेसेस है, ठीक है। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना। अब मेन मुद्दे की बात क्या है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हम रेडियस रेशियो कैसे निकालें, ठीक है। तो आप रेडियस देखिए, ये सभी स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, ये ब्लैक इस रेड को टच कर रहा है, ये ब्लैक इस रेड को, ये ब्लैक इस रेड को, तो हर ब्लैक दो रेड को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट है। अब इसका टॉप व्यू देखिए, टॉप व्यू, ठीक है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे, अगर मैं इसको कहता हूं ए, इस पॉइंट को कहता हूं बी, इसको कहता हूं सी, इसको कहता हूं डी, तो इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा? टॉप व्यू इसका दिखेगा ऐसा, ऐसा, ठीक है। एक स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। टॉप व्यू इसका स्क्वायर दिखेगा और ऐसा लगेगा जैसे, तो ऊपर से देखने पे ये दो रेड यहां है, ये एक रेड, ठीक है, और ये दोनों काले यहां दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। ब्लैक, दिस इज ब्लैक, ठीक है। ऑफ कोर्स ये वाला रेड इसके ऊपर होगा, ठीक है, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है रेडियस रेशियो निकालने में, ठीक है, क्योंकि ये जो बीच की जगह होगी, अच्छा चलिए मैं उसे भी बना देता हूं। ये जो ऊपर वाला रेड है ये यहां दिखाई पड़ेगा, और जो नीचे वाला काला है वो इसके, है ना, नीचे दिखाई पड़ेगा यहां पे, ये है, ये काला हो गया, ठीक है। और ये जो बीच की जगह है दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये जो बीच की जगह है दिस इज कॉल्ड क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कही जाती है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो आप अगर इसका रेडियस रेशियो निकालना है तो ये उतना मुश्किल काम नहीं, एक काम करते हैं, ठीक है। ये तो पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। आइए इस पॉइंट को ओ कहते हैं और बी और सी को जोड़ दीजिए, ठीक है। बी और डी को जोड़ दीजिए, सॉरी ये डी है, ठीक है, और ये सी है। आपने जोड़ दिया। आप देख सकते हैं क्या
कि यहां पर यहां से यहां तक कैपिटल आर, यहां से यहां तक कैपिटल आर, ये बड़े एनायन का रेडियस है, ये एनायन का रेडियस है, ठीक है। ऐसे यहां से यहां तक कैपिटल आर और यहां से यहां तक कैपिटल आर हो सकता है। यहां से यहां तक कैपिटल आर है, यहां से यहां तक स्मॉल आर है, ठीक है, ये ओ है, यहां से यहां तक स्मॉल आर है और यहां से यहां तक फिर से क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। इस ट्राइंगल डी सी और बी को ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2r, ठीक है। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2r, ठीक है, 2r। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2r प्लस 2r, r और r 2r और स्मॉल r 2r, ठीक है, 2r हो जाएगा। ये दूरी भी 2r हो जाएगी, ठीक है, 2r हो जाएगी। ये 90 है। ऑफ कोर्स ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है ना, 45 डिग्री होगा। अब मैं क्या कह सकता हूं, है ना, हम यहां से बड़े आसानी से रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं। रेडियस रेशियो कितना निकल के आ जाएगा इससे, है ना, आप देख सकते हैं रेडियस रेशियो आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। क्या लिख सकते हो, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 2r प्लस 2r, ठीक है। साइन 45 डिग्री इज 1/√2 इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, r बाई r प्लस आर, रेसिप्रोकल ले लीजिए, r प्लस आर बाई आर इज इक्वल टू √2, 1 प्लस r बाई आर इज इक्वल टू √2, r बाई आर इज इक्वल टू √2 माइनस 1, यानी आप कह सकते हैं r बाई आर इज इक्वल टू 1.414 माइनस 1, r बाई आर इज इक्वल टू 0.414। तो हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो भी मिल गया, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो हमें सीखना था वो दो बातें सीखनी थी, तीन बातें सीखनी थी। आखिर इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों कहते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, और एग्जैक्टली इसके बीच में एक कैटायन फंस जाए, इसके लिए इसका रेडियस रेशियो, है ना, एग्जैक्टली मैथमेटिकली 0.414 होना चाहिए। एक और वॉइड बच जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिकल वॉइड। आइए देखते हैं। 3 डायमेंशनल वॉइड में अगली चीज है क्यूबिकल वॉइड, ठीक है ना। नेक्स्ट ABC, थर्ड क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड किसे कहते हैं, इसको भी देखा जाए, ठीक है ना। और क्यूबिकल वॉइड क्या होता है, क्यूबिकल वॉइड ऐसा कुछ होता है कि आप 4 स्फीयर्स जमीन पे रख दीजिए ऐसे कि इनके सेंटर स्क्वायर बनाए, ऐसे रखा आपने, ठीक है ना। 1 2 3 4 चिपका के, ठीक है। इनके बीच में भी आप डेंड्राइट या फेविकोल लगा दीजिए, सब चिपक जाए ऐसे, 1 2 3 4, और ये 2 2 भी 4 चिपक जाए, ठीक है। इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगाइए, ठीक है ना, सेकेंड लेयर इसके ऊपर लगाइए एग्जैक्टली वैसे ही, 1 2 3 और क्या 4, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। ये आपका, अब जो इसके अंदर बीच में कहीं ये जो खाली जगह बन रही है, ठीक है, सरफेस पे नहीं, उसके अंदर, ठीक है, ये इसके अंदर है ना, इसके बॉडी सेंटर पे, ठीक है। अगर आप इन स्फीयर्स का अगर आप सेंटर जोड़ेंगे, जैसे ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, वो ये इस स्फीयर का सेंटर है, ये इस स्फीयर का सेंटर है, तो आप पाएंगे कि इनके जो है ना सेंटर्स हैं, जो अगर आप इनको जोड़ेंगे, इन स्फीयर्स के सेंटर को जोड़ेंगे, तो आपको एक क्यूब मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये जो वॉइड है, ये उस क्यूब का क्या है, बॉडी सेंटर है, ठीक है ना, बॉडी सेंटर है। तो एक चीज तो बड़ी ही क्लैरिटी से मैं बता सकता हूं, क्या एक बड़ी ही क्लैरिटी से बोल सकता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना, वो इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्यूबिकल वॉइड इसलिए भी कहते हैं, नाम क्लियर हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे, है ना, ये 8 4 काले और 4 लाल क्यूब्स के कहां हैं, कॉर्नर पे है, और ये जो वॉइड बन रहा है वो कहां बन रहा है, बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्यूबिकल वॉइड कहना कोई बुरी बात नहीं है, आप आराम से इसको क्यूबिकल वॉइड कह सकते हैं, ठीक है, क्यूबिकल वॉइड कहा जा सकता है। और ये बहुत ही एविडेंट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है क्यूबिकल वॉइड का 8 हो जाएगा। एक कोई भी चीज अगर क्यूबिकल वॉइड में होगी तो उसे 8 स्फीयर्स टच करेंगे, है ना, 4 काले नीचे से और 4 लाल कहां,
ऊपर से 2 लेयर्स में 8 लोग टच करेंगे। अब बात इनके है ना बात इनकी रेडियस रेशियो की है। ध्यान दीजिएगा कि ये अगल बगल वाले भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ये काला इस ब्लू वाले को, और ये ब्लू वाला उस लाल वाले को भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो रेडियस रेशियो निकाला जा सकता है बड़े आसानी से। ऐसा हो जाएगा, एक काला है, 2 काला है ना, और ये ज्यादा पीछे ना किया जाए इसे। और ये जो पीछे वाला रेड है, ठीक है ना, रेड है, यहां पर एक ब्लू वॉइड बन रहा है, ब्लू वॉइड बन रहा है। ठीक है, जो इस ब्लैक को भी टच कर रहा है, इस ब्लैक को भी टच कर रहा है। ठीक है ना, ऐसे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक, इतनी बड़ी चीज नहीं इसमें। ये वॉइड है, ठीक है ना, ये एक वॉइड हो जा रहा है। अब देख सकते हैं हम लोग, एक चीज तो क्लियर है कि ये दूरी आर है और ये दूरी भी आर है। ठीक है, 2r है। तो मैं लिख सकता हूं 2r इज इक्वल्स टू ए। इस क्यूब का एज लेंथ मान लीजिए ए है। ठीक है ना, ए है, तो मैं लिख सकता हूं 2r इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, और हमें मालूम है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि किसी क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है, आप लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं या 2 में देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का जो है उसमें देख सकते हैं, किसी भी क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है, ये इस बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है, ये, हाँ बिल्कुल, ये जो लेंथ होती है ये कितनी हो जाती है, √3a। ठीक है ना, √3a हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन ये है क्या, ये r है, ये छोटा r है, स्मॉल r। ठीक है, फिर ये भी स्मॉल r है, और ये क्या है, कैपिटल R है। यानी मैं लिख सकता हूं 2r प्लस 2r इज इक्वल्स टू √3a। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इस दिस अपॉन दिस कर दीजिए। क्या लिख सकते हैं आप, 2r प्लस 2r बाई 2r इज इक्वल टू √3a बाई a कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया, r प्लस r बाई r इज इक्वल टू √3a। r बाई r कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना, 1 प्लस r बाई r इज इक्वल टू √3a। r बाई r इज इक्वल टू √3a, √3 माइनस 1, r by r is equals to 1.732 minus 1, r by r is equals to 0.732। तो कहीं ना कहीं हमें क्यूबिकल वॉइड का भी रेडियस रेशियो मिल गया। हमने क्या सीखा, क्यूबिकल वॉइड में अगर कोई भी चीज मौजूद रहती है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसे 8 लोग टच करेंगे। और है ना, एक कैटायन को इस क्यूबिकल वॉइड में फिट होने के लिए उसका रेडियस रेशियो मैथमेटिकली, नॉट केमिकली, केमिकली या केमिस्ट्री के हिसाब से रेडियस रेशियो अलग आएगा, है ना। मैथमेटिकल रेशियो बता रहा हूं, केमिस्ट्री के हिसाब से रेशियो अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से, है ना, इस क्यूबिकल वॉइड में कोई कैटायन एग्जैक्टली ट्रैप हो जाए, फंस जाए, इसके लिए इसका रेडियस रेशियो 0.32 आना चाहिए, 0.732 आना चाहिए। ठीक है, तो एक काम तो हम लोगों ने बहुत बड़ा कर लिया, क्या कि हम लोगों ने क्लोज पैकिंग पढ़ने के, आयनिक क्रिस्टल्स को पढ़ने के लिए सारे वॉइड्स की पढ़ाई कर ली। कौन कौन सी, लीनियर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और क्यूबिकल वॉइड्स। अब हम चलेंगे आगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन वॉइड्स की लोकेशन क्या होती है, कहां पे ये पाए जाते हैं। अगर हमें ये इनकी लोकेशंस का पता चल जाएगा तो हम आगे आयनिक क्रिस्टल्स की स्टडी बहुत आसानी से कर पाएंगे। आइए लोकेशन ऑफ वॉइड्स देखते हैं। लोकेशन ऑफ वॉइड्स, लोकेशन ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वॉइड्स कहां होते हैं। हम लोगों ने वॉइड्स तो देख लिया, कहां क्या क्या होते हैं, कहां होते हैं। तो लोकेशन ऑफ वॉइड्स जानना बहुत जरूरी है अगर आप आयनिक क्रिस्टल पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो वॉइड्स की लोकेशन जानने के लिए ध्यान रखिएगा, पहले मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में बातचीत करूंगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो याद रखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स सिर्फ FCC और HUC में पाए जाते हैं। मतलब क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और
हेक्सागोनल यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पाए जाते हैं और कहीं नहीं। एफसीसी को बार बार रिपीट करने से क्या मिलता है? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, सीसीपी। तो ये ईंट है, ये इमारत है। सीसीपी को हम लोग एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं? एबीसी, एबीसी। ठीक है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि टेट्राहाइड्रल वॉइड कहां पाए जाते हैं? एफसीसी यानी सीसीपी यानी क्या? एबीसी, एबीसी में। और एचयूसी को बार बार रिपीट करने से क्या मिलता है? एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग या एबी 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 टाइप क्रिस्टल। तो आप कह सकते हैं कि टेट्राहाइड्रल वॉइड एफसीसी, सीसीपी, एबीसी, एबीसी या एचयूसी, एचसीपी या क्या? एबी एबी टाइप क्रिस्टल में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके उठाते हैं। एफसीसी में कहां पाया जाता है चेक करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एफसीसी है। ठीक है, ये एफसीसी है। मैं इसमें टेट्राहाइड्रल वॉइड खोजने की कोशिश कर रहा हूं। टेट्राहाइड्रल वॉइड होता क्या है? 3 स्फीयर और उसके ऊपर एक स्फीयर। ठीक है ना, मैंने ऐसा बनाया था। टेट्राहाइड्रल वॉइड होते हैं 1 स्फीयर, 2 स्फीयर, 3 स्फीयर। ठीक है, 3 स्फीयर और इसके ऊपर एक स्फीयर अगर रखा हो तो इस अरेंजमेंट को आप क्या कहते हैं? टेट्राहाइड्रल वॉइड कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर देखने की जरूरत है कि टेट्राहाइड्रल वॉइड है कहां। ध्यान दीजिए, ये फेस सेंटर दिख रहा है आपको ब्लू, ये फेस सेंटर रेड, ये फेस सेंटर रेड। ये तीनों फेस सेंटर्स को जोड़ दीजिए, क्या बन रहा है? आप देख रहे हैं, ये तीनों को जोड़ दीजिए, इसको इसको इसको, क्या बन रहा है? ये तीनों एक ही प्लेन में है ऐसे। और ये ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर रखा हुआ है। समझ में आ रही बात आपको? अगर ये ग्रो करता है, ये ग्रो करता है, ये ग्रो करता है और ये ग्रो करता है। ठीक है, अगर ये सारे ये और ये तीनों ग्रो करने लगे तो ये तीनों एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? टच करने लगेंगे। और ये ग्रो करेगा तो उसके ऊपर बैठ जाएगा। ऐसा लगेगा इन तीनों के ट्राइंगल के ऊपर ये बैठा हुआ है। यानी यहां ये जो बीच की जगह है ये क्या है? टेट्राहाइड्रल वॉइड है। ठीक है, अच्छा, यानी इस कोने से थोड़ी सी दूरी पे, तो ऐसे ही इस कोने से भी थोड़ी दूरी पे होगा। कैसे? ये 1 2 और ये क्या? 3, ये तीनों मिलके क्या ट्राइंगल बनाएंगे, ये उसके ऊपर है, यानी ये एक टेट्राहाइड्रल वॉइड है। ऐसे ही है ना, इस कोने से भी होगा, रेड 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 मिलके 3 ट्राइंगल बनाएंगे, रेड रेड रेड। और ये हरा वाला जो है ये बीच में क्या है ना? टेट्राहाइड्रल वॉइड। एक चीज मुझे समझ में आई कि हर कोने से थोड़ी सी दूरी पर टेट्राहाइड्रल वॉइड होता है। यानी अगर आप एक एफसीसी बनाते हैं, अगर आप एक एफसीसी बनाते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो ध्यान दीजिए कि जो इसका बॉडी डायगोनल है ना, ये बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर है। बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में यहां पर टेट्राहाइड्रल वॉइड होता है। इस बॉडी सेंटर और यहां पर एक टेट्राहाइड्रल वॉइड होगा। ठीक है ना? तो मेरे को लोकेशन का पता चल गया। क्या लोकेशन का पता चल जाएगा? एफसीसी में कहां होता है? पहली चीज, 2 टीवी ऑन ईच बॉडी डायगोनल, 2 टीवी ऑन ईच बॉडी डायगोनल। ठीक है, कितने दूरी पे? ये दूरी कितनी होती है? √3a। तो ये दूरी कितनी होगी? √3a/2। और उसका भी ये मिड पॉइंट है, यानी टेट्राहाइड्रल वॉइड की दूरी कितनी होगी? √3a/4। ठीक है ना? √3a/4 हो जाएगी। ठीक है ना? तो 2 टीवी ऑन ईच बॉडी डायगोनल एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट? डिस्टेंस ऑफ √3/4a फ्रॉम कॉर्नर। ठीक है, कोने से कितनी दूरी पे होगा? √3a/4 पे। ठीक है, √3a/4 पे फ्रॉम कॉर्नर पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऐसे कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4। ठीक है, 4। एक बॉडी डायगोनल पे 2 है, फिर ये भी बॉडी डायगोनल पे 2 होगा, फिर इस बॉडी डायगोनल पे भी 2 होगा, और फिर यहां से यहां बॉडी डायगोनल पे भी 2 होगा। यानी हर बॉडी डायगोनल पे अगर 2 है तो आप कह सकते हैं देयर आर 4 बॉडी डायगोनल, और हर पे 2 टीवी है। यानी कितना टोटल, कितने टीवी हो जाएंगे? टोटल टीवी विल बी इक्वल टू व्हाट? 8। ठीक है ना? टोटल टीवी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या मैं कह सकता हूं कि एक एफसीसी के लिए Z कितना होता है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल,
4, ठीक है ना। 1/8 एक कोने वाला कंट्रीब्यूट करता है, इंटू 8 कोने होते हैं, और एक फेस सेंटर वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/2, और ऐसे कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 है एफसीसी में, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 8 एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। अच्छा, दो एफसीसी में कितने एटम्स होंगे, 8, ठीक है, 8 हो जाएंगे। एक एफसीसी में 4 है, तो दो एफसीसी में कितने हो जाएंगे, 8, और दो एफसीसी में टीवी कितने होंगे, 16। यानी जितने एटम्स से एफसीसी बना होता है उसका दुगना क्या होता है, टीवी होता है, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि टीवी इज इक्वल टू, देखिए ये दुगने वाला जो फॉर्मूला है ये इसके लिए लग जाएगा क्या, सीसीपी और क्या, एबीसी टाइप, ठीक है। यानी अगर कोई कहता है कि सीसीपी में 200 एटम्स अरेंज्ड हैं तो कितने टीवी होंगे, 400, ठीक है, 400। अगर 200 एटम्स अरेंज्ड हैं सीसीपी में तो उसमें 400 टीवी होंगे, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं टीवी इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन सीसीपी, या 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, ये टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो एक काम तो हम लोगों ने कर ही लिया, क्या कि एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां कहां होते हैं, पता चल गया कहां कहां होते हैं, है ना। एक एफसीसी में एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, 2। कितनी दूरी पे होते हैं, कोने से कितनी दूरी पे, √3a/4 पे, ठीक है। और एक एफसीसी में कितने एटम होते हैं, 4, टीवी होते हैं 8, यानी मैंने सीखा टीवी इज इक्वल टू 2 इंटू क्या, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। एक चीज, अब एचयूसी में देखा जाए कहां होंगे, हेक्सागोनल यूनिट सेल में, ठीक है। तो एचयूसी में भी हम देख सकते हैं कहां पे होते हैं। आपको मालूम है हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होता है, ऐसा कुछ, हेक्सागोनल यूनिट सेल ऐसा होता है, और बीच में ये 3 लाल होते हैं, ठीक है। यहां पे एक काला, अब ये 3 लेयर है, फर्स्ट लेयर, ठीक है ना, सेकेंड लेयर, और ये थर्ड लेयर है, ठीक है। 3 लेयर है। मैं पहले और दूसरे लेयर में टीवी खोज रहा हूं, जितने मिलेंगे उसके ऊपर वाले इस और इस लेयर में भी क्या हो जाएंगे, उतने ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए अरेंज करते हैं। ये जो काला है वो ये है, ये है, और ये जो 6 काले हैं वो यहां है, ये 6 काले यहां पे हैं, अरेंज्ड है। इस तरह का अरेंजमेंट, ठीक है। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल बना हुआ है। इसके अलावा भी और भी एटम्स अरेंज्ड होंगे, लेकिन मैं अभी इतने में ही इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। और भी आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, है ना, एटम्स की, ठीक है। आप और भी बना सकते हैं, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसे ही यहां हो जाएगा, ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है ना। यहां पर काफी ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है ना, मैंने यहां पे बना लिया। अब रेड को देखते हैं, ये जो 3 रेड हैं ये कहां है, ये जो रेड है ये यहां पर है, एक रेड, ये वाला जो रेड है वो यहां पे है, और ये वाला रेड यहां पे है, ठीक है। ध्यान देना, ठीक है, ऐसा हो गया। ऐसे ही यहां पे भी एक रेड होगा जो स्फीयर के बाहर है, ठीक है, और यहां पे भी एक रेड होगा,
यहाँ ऐसे होगा, ठीक है। और क्या, अब यहाँ पे भी एक रेड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक रेड स्फीयर है, ठीक है। तो आपको टच नहीं खोना है, देखते रहिए, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ है। अब ध्यान दीजिएगा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड होता कैसा है। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब होता है 3 काला और 1 लाल, इसको टी कहते हैं, ठीक है, टी कहते हैं। उल्टा भी हो सकता है, क्या, 3 लाल और क्या, 1 काला, ठीक है ना, बिल्कुल। 3 लाल और 1 काला भी टेट्राहेड्रल वॉइड हो सकता है। तो आइए देखते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। 1 काला, 2 काला, 3 काला, दिख रहा है आपको ये 3 काले दिख रहे हैं, ये 3 कालों पे 1 लाल है। देखिए ये जरूरी नहीं कि आप अगर समझ में नहीं आता तो हमारे पास एक ये वाला फॉर्मूला हमेशा अवेलेबल है ना, किसमें, एचयूसी या क्या, एचसीपी में, है ना, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालने का। ये तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं कहां। तो एक चीज देख रहा हूं, 1 काला, 2 काला, 3 काला, 1 लाल, ठीक है, यानी ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, एक टी, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड को ब्लू रंग से मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहां पे है, ठीक है। एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहां देख रहा हूं, 1 काला, 2 काला, 3 काला, दिख रहा है आपको, ठीक है। और एक इसके ऊपर क्या, ये लाल है, यानी यहां पर भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। ऐसे ही यहां पे भी देखिए, 1 काला, 2 काला, 3 काला और एक ये लाल, यानी ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। यानी यूनिट सेल के अंदर यहां पर 3 टेट्राहेड्रल वॉइड है, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, ये चीज साफ साफ दिखाई पड़ेगी। और ध्यान दीजिए, ये वाला 3 लाल, बीच में देखिए, ध्यान दीजिए, 1 लाल, 2 लाल, 3 लाल और 1 काला, ठीक है, ये 1 काला है। ये 3 लाल हो गए और ये बीच में 1 काला, यानी यहां पे भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहां पे बीच में, ठीक है। यहां पे भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहां पे देखिए, 1 लाल, 2 लाल, 3 लाल और 1 काला उसके ऊपर, ठीक है ना। यानी ये भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड और भी है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, एक टेट्राहेड्रल, हर हेक्सागन का कोना भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। क्यों है, मैं दिखाता हूं। 1 लाल, 2 लाल, 3 लाल, दिख रहा है आपको, ये 3 लाल हो गए और एक इसके ऊपर ये क्या हो गया, काला हो गया। यानी ये जो जगह है, ये आपका क्या है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। लेकिन ध्यान रखिए, ये यहां पे होगा कुछ, तो यहां पर होने की वजह से ये 3 अलग अलग हेक्सागन में बट जाएगा। अगर ये 3 हेक्सागन में बट जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। ये 3 हेक्सागन में बट जाएगा ऐसे, ये 3 हेक्सागन का एक एज पार्ट होता है, ठीक है। कोई भी एक एज 3 हेक्सागन का पार्ट होता है, या हेक्सागोनल यूनिट सेल का पार्ट हो जाएगा ऐसे। तो यानी इसका एक्चुअली इस यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होगा, T/1/3, ठीक है। तो ये T/3 हो जाएगा। तो हर हेक्सागन का जो एज है, ये दिख रहा है, ये भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। 1 काला और क्या, 3 लाल, दिख रहा है आपको, 1 लाल, 2 लाल, 3 लाल, 3 लाल और 1 काला, यानी ये भी जो है T/3 है। ऐसे ये जो कोना है, ये भी क्या है, T/3 है। ऐसे ये जो कोना है, ये भी क्या है, T/3 है। ऐसे ये कोना भी क्या है, T/3 है। और ऐसे ये कोना भी क्या हो जाएगा, T/3 हो जाएगा। यानी हर एज पर T/3, 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 T/3 और ये भी क्या हो जाएगा, T/3, ठीक है ना। तो मैं देख सकता हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये ना समझ में आया हो, डजंट मैटर, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप लेकिन एनसीईआरटी बुक में देखिए, आपको ये दिया हुआ है, अगर आप देख पाएंगे तो आप वहां पे समझ भी सकते हैं। तो मैंने देखा 1, 2, 3, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड, ये वाले एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो यहाँ पे था, एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो यहाँ पे था, एक यहाँ पे था और जो बीच में था, ये तो कंप्लीट है, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ टीवी इन HUC कितना हो जाएगा, ये 4 टीवी तो कंप्लीट हो गए, है ना। 4 टीवी डायरेक्ट हो गया, प्लस TV/3
हर कोने पे है, और ऐसे कितने एजेस हैं? 6 इंटू 6 हो गया। और ऐसा मैंने 2 बार करने का क्यों सोचा? क्यों? क्योंकि इन दोनों लेयर के बीच में इतना है, इतना ही इन दोनों लेयर के क्या होगा, बीच में भी होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे HUC में निकालना है मुझे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 टीवी प्लस 4 टीवी कितना हो जाएगा? 6 टीवी इंटू 2 कितना आ जाएगा? 12 टीवी आ जाएगा। ठीक है, 12 टीवी आ गया। अच्छा, HUC के लिए Z कितना होता है? 6। यानी यहां भी वही बात है, जितने एटम से बना पैकिंग है उसका दुगना क्या हो जाएगा? टीवी हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ, यानी मैं यही चीज कह सकता हूं इसके लिए भी, क्या कि नंबर ऑफ टीवीज क्या कितने होते हैं? 2 इंटू क्या, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। तो हम लोग यहां पर लोकेशन ऑफ वॉइड देख रहे हैं। काफी हम लोग को मेहनत करनी पड़ी लोकेशन देखने में। ठीक है, थोड़ा सा क्लमजी जरूर है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस चीज से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कि टीवी कितने होते हैं? 2 इंटू नंबर ऑफ क्या है ना, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां हमने टेट्राहेड्रल वॉइड में देखा, एक बार हल्का सा रिवीजन कर ले। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पाए जाते हैं? FCC और HUC में। ठीक है, FCC में हर बॉडी डायगोनल पे 2 होते हैं और कोने से √3a/4 पे होते हैं, और हर एज बॉडी डायगोनल पे अगर 2 हैं तो 4 बॉडी डायगोनल है, 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही HUC में कहा होते हैं? 4 टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर होते हैं, और हर एज पर कितना होता है? T/3 है ना, 2 लेयर के बीच में। तो मैंने देखा 4 अंदर है तो 4 टीवी प्लस TV/3 इंटू 6 है ना, 6 इंटू 2 इसलिए क्योंकि अगर इन दोनों लेयर में 6 हैं तो इन दोनों लेयर में भी क्या होंगे? 6 होंगे। 6 दूनी कितना हो जाएंगे? 12। तो जितने एटम्स थे उसका दुगना। HUC में 6 लोग होते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, तो 6 दूनी 12 टीवी हो जाएंगे, यानी यही बात ट्रू हो जाएगी। तो एक चीज तो बहुत क्लियर हो गया, हम लोगों ने टेट्राहेड्रल वॉइड में नंबर लोकेशंस पता लगा लिया। टेट्राहेड्रल वॉइड का कहां पे? FCC और कहां? HUC में। ठीक है, आइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन पता लगाते हैं। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ वॉइड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पाए जाते हैं? वहीं पे जहां टेट्राहेड्रल पाए जाते हैं। कहां कहां है ना, एक तो हम कहां मिलता है? FCC। FCC मतलब CCP। CCP मतलब ABC ABC। ठीक है, या HUC। HUC मतलब HCP। HCP मतलब AB टाइप क्रिस्टल या क्लोज पैकिंग। तो यहां पे भी वही काम करना होगा। पहले मैं FCC में देखूंगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां है, और फिर जाकर चेक करूंगा कि HUC में कहां है। ठीक है, तो FCC में देखा जाए, पहली चीज FCC में। तो आपको याद होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते किसे हैं? 3 स्फीयर्स ऐसे लगे हों और 3 स्फीयर ऐसे लगे हों, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ठीक है ना, ये बीच का ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ऐसा मैंने ना लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब ये भी समझ सकते हो कि 4 एटम कहां पे है ना, 4 एटम कोनों पे हो जाएंगे, यहां काला काला लाल लाल, ऐसे भी समझ सकते हो, और इसके ऊपर एक लाल और इसके एक नीचे क्या, काला। ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरा ना इस लेक्चर नंबर 5 देखिए, है ना, आपको समझ में आएगा कि इसको क्यों ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ही गिना जाता है, और एक्चुअली ये दोनों सेम है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है ना, अब ऐसा अरेंजमेंट अगर हमको कहीं पे दिखता है तो हम इस जगह को क्या कहेंगे, है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। ठीक है, आइए FCC में देखते हैं कि कहां पे ऐसा दिखाई पड़ता है। यानी 4 लोग स्क्वायर पे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है ना, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे इसे तो आप पाएंगे कि ये रेड ये रेड ये ब्लू मिलकर क्या बना रहे हैं, या स्क्वायर बना रहे हैं। दिख रहा है आपको? ये बॉडी फेस सेंटर्स 1 2 3 4 1, ये ऊपर और ये कहां, नीचे। यानी ये जो बीच की जगह है ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, तो एक चीज मुझे बहुत ही क्लियर हो गया कि लोकेशन का पता चल गया FCC में, क्या 1 OV ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर ऑफ FCC। बॉडी सेंटर ऑफ FCC का ही बॉडी सेंटर और किसी का नहीं। ठीक है ना, एक हो गया, एक का तो पता चल गया। दूसरा कहां है पता लगाते हैं। 1 2
ऐसे ही आगे एक फेस होगा, ठीक है, उसका फेस सेंटर 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 हो जाएंगे, एक नीचे है, और ऐसे ही एक फेस सेंटर जो ऊपर होगा उसका फेस ऊपर होगा, उसका फेस सेंटर ऊपर से, तो ऊपर भी है नीचे भी है, और ये चारों लोग मिलके क्या बना रहे हैं, स्क्वायर। यानी जो एज का सेंटर है ये भी है, क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि यही एज सेंटर, ये भी होगा, कैसे मैं बताता हूं। जैसे ये इस फेस का सेंटर है, ऐसे इधर के फेस का सेंटर होगा, ऐसे आगे वाले फेस का भी सेंटर होगा, 1 2 3 4, स्क्वायर बन गया। 1 2 इधर वाले फेस का 3, आगे वाले फेस का 4, 1 2 3 4 1, ऊपर नीचे, यानी इसका एज सेंटर भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है ना। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे कभी कोई एफसीसी मिल जाए, एफसीसी मिल जाए, तो मैं टीवी की लोकेशन नहीं, ओवी की लोकेशन देख पाता हूं। एक ओवी यहां होता है, और बाकी ओवी कहां होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ओवी, 12 एजेस होते हैं हर एज पे। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक एज कितने क्यूब का पार्ट होता है, 4, ठीक है। एक क्यूब ऐसे रखेंगे उसका भी एज होगा, ऊपर एक क्यूब रखेंगे उसका नीचे वाला एज होगा, उसके बगल में एक क्यूब रखेंगे उसका भी नीचे वाला एज होगा। एक एज 4 क्यूब्स में कॉमन होता है, दो ऐसे रख दीजिए और ऐसे ही दो उसके ऊपर रख दीजिए, है ना। एक एज 4 क्यूब्स में कॉमन होता है, तो उस पे अगर कोई टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, तो वो भी कितने क्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 में, 4 में डिवाइड हो जाएगा, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/3। तो ये जो ओवी तुम देख रहे हो ये ओवी नहीं है, ये ओवी बाई क्या है, 4 है, 4 लोगों में डिवाइड हो गया, ये ओवी बाई 4 है, ये भी क्या हो जाएगा, ओवी बाई 4, ओवी बाई 4, ओवी बाई 4, ओवी बाई 4, ऐसे करके है, ये सब ओवी बाई 4 हो जाएंगे। तो कितने हो गए, गिन लेते हैं, है ना। एंड ओवी 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट ईच क्या, एज सेंटर, ईच एज सेंटर, ठीक है। तो टोटल ओवीज कितने हो जाएंगे, तो सी पॉइंट, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे एफसीसी में, बॉडी सेंटर वाला एक, और प्लस एज सेंटर वाला कितना, 1/4, और ऐसे कितने एजेस, वो 12, ठीक है 3, यानी कितने ओवी हो जाएंगे, 4, ठीक है। तो टोटल ओवीज इन एफसीसी, एक एफसीसी में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, है ना, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। एक जेड कितना होता है एफसीसी का, 4 ही होता है, ठीक है। एफसीसी का जेड 4 ही होता है। यानी मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि एक एफसीसी में, है ना, जितने एटम्स होंगे, है ना, एफसीसी में हो चाहे क्या सीसीपी में जितने एटम होंगे, या एबीसी में जितने एटम होंगे, उतना ही उसके अंदर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ ओवी is equals to number of atoms arranged in FCC और HCP, नहीं FCC और क्या, CCP और क्या, ABC टाइप, जितने एटम्स अरेंज्ड होंगे उतना ही उसमें क्या हो जाएगा, ओवी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देख लिया। अब आइए HUC में देखते हैं, ठीक है। HUC में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे देखा जाए। तो अभी अभी आपने देखा कि HUC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखना उतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये 3 ऐसे हैं, ठीक है। ये देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन इतना सिंपल नहीं है ना। हम लोग को फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करते हैं, इस ब्लैक वाले को मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, है ना, इस ब्लैक लेयर को ड्रॉ कर रहा हूं, 1, ठीक है,
मैं ऐसे क्रूड स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, ठीक है, हम देख लेंगे, हम समझ जाएगा, समझ में लेंगे, है ना। एक एक तो ये ब्लैक हो गया, उसके ऊपर रेड अरेंज करा जाए, ठीक है, रेड रेड ऐसे अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अरेंज हो जाएगा, ऐसे अरेंज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, हमें हमें किन स्फीयर्स को ध्यान देना है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना। ये मैं जो ये 6 स्फीयर्स हैं वो ये हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये बीच वाला, और ये जो रेड है इसके ऊपर ये है 1 2 3, ठीक है। चलिए, बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है ना, 3 काले और 3 लाल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर जो हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल की 2 लेयर्स हैं उनको अगर हम देख रहे हैं, जिसमें रेड वाला सेकेंड लेयर है और ये उसकी बाउंड्री है, तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। क्या, देखिए, पहले आप 3 काले दिखाता हूं मैं आपको, एक काला, दूसरा काला, तीसरा काला, 3 काला दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसके ऊपर 3 लाल दिखने चाहिए, रहा 1 लाल, 2 लाल और क्या 3 लाल, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। यानी 3 काला और 3 लाल, यानी ये जो जगह है ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है ना। 3 काला, 3 काला और 3 लाल जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं आप, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस हेक्सागन के लेयर के क्या है, अंदर ही है, ठीक है, इस हेक्सागन लेयर के अंदर है। ऐसा और कहां दिख रहा है, ऐसा मुझे यहां भी दिख रहा है, देखो कैसे, 1 काला, 2 काला, 3 काला, दिख रहा है आपको, ये 3 काले हो गए और 3 लाल, देखिए 1 लाल, 2 लाल और क्या 3 लाल, यानी ये जो पॉइंट है ये भी क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जो कि इस क्या हेक्सागन के अंदर ही है, ठीक है। ऐसे ही आपको मैं और एक जगह दिखाना चाहता हूं, कहां कहां, आप देखिए इन 3 कालों को देखिए, 1 काला, 2 काला, 3 काला, ठीक है, 3 काला हो गया और 3 लाल, देखिए 1 लाल, 2 लाल और 3 लाल, ये 3 काले और ये 3 लाल, यानी ये जो बीच की जगह बन रही है ये क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है ना। तो एक काला और एक लाल के बीच में 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां बन रहे हैं, एक यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, एक यहां पे, एक यहां पे, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअली इस लेयर में नहीं होंगे, ये जो होंगे वो इस काले लेयर और इस लाल लेयर के बीच में कहीं यहां यहां और यहां होंगे, 3 जगह होंगे, वो भी 3 जगह यहां होंगे और 3 जगह ऊपर होंगे, ठीक है, ऊपर वाली 2 लेयर के बीच में होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 2 लेयर के बीच में 3 ओवी है और इन 2 लेयर्स के बीच में 3 ओवी है ना, ये तीनों रहे, ठीक है, 1 2 3, वैसे ऊपर भी हो जाएंगे 1 2 3, है ना, ऐसे 2 इधर हो जाएंगे, अरे क्या हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो 3 इधर है और 3 इधर है, कितने ओवी हो जाएंगे, 6, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताइए, HUC का Z कितना होता है, 6, मैंने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ाया था, Z 6 होता है। और मैं यहां पे देख रहा हूं 2 लेयर में 3 ओवी है, तो 3 और 3 6, कितने ओवी हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हैं, 6 है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 है, यानी मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्या एटम्स अरेंज्ड, एटम्स अरेंज्ड इन HUC या क्या HCP या क्या AB टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिल गए मुझे और उनकी लोकेशन का भी मुझे पता चल गया, ठीक है। तो हम लोगों ने आज एक
बड़ा काम किया, क्या किया हम लोगों ने, आयनिक क्रिस्टल्स की स्टडी करने की शुरुआत में हम लोगों ने सारे वॉइड्स पढ़े। लीनियर वॉइड किसे कहते हैं, है ना, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्या क्यूबिकल वॉइड पढ़ा, और साथ साथ रेडियस के रेशियो निकाला जो जिससे कैटायन फिक्स हो जाते हैं, और ये भी पढ़ा कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां पाए जाते हैं, कहां उनकी लोकेशन होती है। नेक्स्ट चीज क्या, आइए रेडियस रेशियो पे बात करते हैं। रेडियस रेशियो, ठीक है, रेडियस रेशियो भी जानना बहुत जरूरी है। रेडियस रेशियो जानने के लिए पहले रूल्स जाने जाएं आयनिक क्रिस्टल्स के, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल्स के रूल्स क्या है, देखिए कैटायन और एनायन एक दूसरे को टच करने चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन करने वाली चीज जब भी जितना एक दूसरे को के करीब होगी उतना अट्रैक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, उतनी ही चीजें क्या होंगी, स्टेबल होंगी, ठीक है। तो रेडियस रेशियो निकालते समय कुछ रूल्स ध्यान रखिए। रूल्स क्या, फर्स्ट, कैटायन एनायन should touch each other, should touch each other. Cation and anion should touch each other. Anion should not touch each other. क्यों, क्योंकि एनायन एनायन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और रिपेल करने वाली चीजें एक दूसरे को टच करेंगी तो क्रिस्टल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं, एनायन एनायन shouldn't touch each other, should not touch each other, touch each other. अब ये भी कह सकते हैं सर कैटायन कैटायन शुड आल्सो नॉट टच ईच अदर, तो बात तो सही है, कैटायन कैटायन एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, लेकिन चाहकर भी दो कैटायन एक दूसरे को टच इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो वॉइड्स में होते हैं, वॉइड्स अगल बगल एनायन से घिरा होता है, और ये वॉइड भी अगल बगल एनायन से घिरा होगा, तो ये चाहकर भी एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस बात को लिखना ना कोई जरूरी नहीं है। अब ट्रायंगुलर वॉइड की बात करो। ट्रायंगुलर वॉइड कैसे बनता है, तीन एटम टच किए और एक एटम कहां है, बीच में है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर वॉइड हो गया। ट्रायंगुलर वॉइड हो गया, इसका रेडियस रेशियो कितना निकल के आया था, ठीक है, R/R निकल के आया था कितना, 0.155, ठीक है, इतना निकल के आया था। लेकिन इस ये जो रेडियस रेशियो आया था, मैंने हमेशा उसको मैथमेटिकल रेडियस रेशियो कहा है। क्यों, क्योंकि इस ये रेडियस रेशियो जब आता है तब कैटायन एनायन तो एक दूसरे को टच करते ही हैं, एनायन एनायन भी एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी ये जो है रेडियस रेशियो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल रेडियस रेशियो नहीं है, ठीक है। ये रेडियस रेशियो जो है में ध्यान देना है कि रेडियस रेशियो ये सोचकर निकाला गया है कि एनायन एनायन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। असली रेडियस रेशियो केमिस्ट्री के हिसाब से क्या आना चाहिए कि ये एनायन एनायन एक दूसरे को टच ना करे। एनायन एनायन एक दूसरे को कब टच नहीं करेंगे, दो केसेस हो सकते हैं, या तो कैटायन बड़ा हो जाए, कैटायन अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर एनायन एक दूसरे को टच करना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। कैटायन बड़ा हो जाए, ठीक है, अगर कैटायन बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कैटायन बड़ा हो जाए मतलब R बढ़ जाए, R बढ़ने से ओवरऑल ये रेडियस रेशियो क्या आएगा, बड़ा, यानी ये चीज बड़ी हो जानी चाहिए 0.155 से, तब एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उल्टा भी कह सकते हो, ये कब एनायन एनायन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, जब एनायन क्या हो जाए, छोटा हो जाए। एनायन जब छोटा होगा तब भी रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर छोटा होने से फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एनायन छोटा होने पर भी ये बड़ा हो जाए, ठीक है। तो मैंने एक चीज सीखा कि केमिस्ट्री में एक्सेप्टेबल रेडियस रेशियो क्या होगा, जितना मैथमेटिक्स के अनुसार आया है उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी ट्रायंगुलर वॉइड के लिए रेडियस रेशियो जो एक्सेप्टेबल होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0.155, ठीक है, 0.155 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अगर हमें इतनी बात पता चल गई है तो हम बहुत आसानी से, है ना, रेडियस रेशियो का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, है ना, मैं यहां एक टेबल बना रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं वॉइड रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। पहला लीनियर वॉइड, फर्स्ट लीनियर वॉइड
रेडियस रेशियो क्या होगा बताऊंगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 2, ठीक है। सेकंड, ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस रेशियो क्या होगा, तो अभी देखा मैंने रेडियस रेशियो शुड बी व्हाट, है ना, ग्रेटर देन 0. क्या 155, अक्सर इसको है ना क्या लिमिटिंग केस में इक्वल भी मान लेते हैं, पर इक्वल एक्सेप्टेबल है नहीं, ठीक है। ये कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब अगली बात करो, नेक्स्ट वॉइड क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका रेडियस रेशियो कितना आया था R/R 0. क्या 225, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इससे इसको क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और इंफिनिटी से छोटा होना चाहिए। लेकिन अब ध्यान दीजिए, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए नंबर लाइन है, 0.155 से ऊपर जाने पर रेडियस रेशियो जो है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये रेडियस रेशियो 0.225 को क्रॉस करेगा, 0.225 को क्रॉस करेगा, अब आपको इजाजत है कि एक केटायन को 4 एनायन टच करे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसा समझिए कि आपने एक कंपनी ज्वाइन की जहां आपकी 15,500 रुपए सैलरी है, 2 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ गई और 22,500 हो गई। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 15,500 में ही कंटिन्यू करिए, या आप 22,500 कंटिन्यू करिए। तो क्या करेंगे आप, 15,500 ही लेते रहेंगे? नहीं, आप तुरंत स्विच कर जाएंगे किस पे, 22,500 में, क्योंकि उसमें फायदा है। ऐसे ही ये चाहे तो इंफिनिटी तक ऐसे ही रह सकता है, पर 225 के बाद इसको लिबर्टी है कि ये इसको 4 लोग टच करें। तो एक कैटायन को अगर 3 लोग टच करेंगे तो जो अट्रैक्शन होगा उसको अगर 4 लोग टच करेंगे और ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये जो है लिमिट लग जाती है कितने पे, 225 पे, ठीक है। 225 के बाद अगर रेडियस रेशियो और बड़ा होने लगता है तो क्रिस्टल के पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर करने की लिबर्टी आ जाती है, तो वो स्विच कर जाता है किसमें, टेट्राहेड्रल वॉइड में, ठीक है। अपना अरेंजमेंट इस तरह से करता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाए। तो एक चीज समझ में आई कि यहां की जो लोअर लिमिट होगी वो यहां की क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी। ऐसे ही आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या लिख सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो कितना आएगा, R/R इज ग्रेटर और इक्वल टू कितना 0.414, यानी है ना यहां पे क्या लिखेंगे 414, ठीक है। और इसमें है ना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और पांचवी बात और आखिरी बात क्या, क्यूबिकल वॉइड, ठीक है। क्यूबिकल वॉइड के लिए क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं 0.732 से R/R को बड़ा होना चाहिए, यानी इसका कैप लग जाएगा 0.732 पे लग जाएगा। और ध्यान रखिएगा रेडियस रेशियो 1 तक ही जाए, क्योंकि अगर रेडियस रेशियो 1 से बड़ा होने लगेगा तो यानी अब की बार कैटायन बड़ा हो जाएगा और एनायन छोटा हो जाएगा, तो फिर आप इसको रेसिप्रोकेट कर लेंगे, क्योंकि हमेशा ऊपर जो है छोटे चीज को ही रखा जाता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकेट कर लेंगे तो फिर ये इनमें से कहीं ना कहीं क्या फिट बैठने लगेगा। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। तो ऐसा करने से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लीनियर वॉइड को का रेशियो बता सकते हैं। लीनियर वॉइड का रेशियो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और अपर कैप कहां लग जाएगा 0.155 पे। क्यों, 0.155 से अगर आप बड़े होते हैं तो आपके पास लिबर्टी है कि आप 2 से क्या 3 में आ सकते हैं, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर रख सकते हैं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम लोगों ने काफी काम किया। हम लोगों ने आयनिक क्रिस्टल्स की नींव डाली, हम लोगों ने यहाँ पर तरह तरह के वॉइड्स पढ़े, उनकी लोकेशंस पढ़ी, उनकी गिनतियां पढ़ी, वो कितने होते हैं एफसीसी में, एचयूसी में, है ना, तमाम चीजों में, और है ना वॉइड्स का रेडियस रेशियो निकाला, और ना सिर्फ मैथमेटिकल रेडियस रेशियो निकाला बल्कि उसको केमिस्ट्री में फिट करने के लिए जो कानून है, रूल्स हैं, उनके अनुसार एक मैंने है ना रेडियस रेशियो का एक टेबल भी यहाँ पे डिफाइन किया। तो आज लेक्चर नंबर 6 में बस इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में और बात करते हैं आयनिक क्रिस्टल्स की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।